वेलकम स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन रांकावत आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज हम देखेंगे क्लास 8 के बारे में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है एक चर वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन और व्यंजन में क्या एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन व समीकरण में अंतर। समीकरण में बराबर का निशान आता है, इक्वल का साइन आता है, और व्यंजन में क्या नहीं होता है, ये इक्वल का साइन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखे हैं 3x बराबर 2 और आगे लिखा है 4x + 2 = 0। इसी प्रकार क्या होता है, एक्सप्रेशन में क्या नहीं आता है, आपके इक्वल का साइन नहीं आता है। एक्सप्लेन और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं इक्वेशन के। इक्वेशन किस प्रकार होती है, ये मैंने लिया 3x + 2 = 0। अब यदि आपके पूरे लाइन में, पूरे एक्सप्रेशन में बराबर का साइन आया है, बराबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। और यदि बराबर नहीं आया है, बराबर यदि पूरी लाइन में बराबर कहीं पे नहीं हो, तो ये क्या नहीं होता है, इक्वेशन नहीं होती है, ये एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में क्या नहीं आता है, बराबर का साइन नहीं आता है। इक्वेशन यूज द इक्वलिटी साइन, इट इज़ मिसिंग इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये क्या होता है, मिसिंग होता है, इक्वल नहीं आता है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं 3x = 2, 4x + 2 = 0, इसमें भी बराबर का निशान, 3x + 3x = 0, ये सभी क्या है, अपने समीकरण है। और आगे लिखा हुआ है 5x, 2x + 3, 3x - 2, इनमें क्या है, बराबर का साइन नहीं है, इसलिए ये क्या है, व्यंजक है। इधर देखें हम, तो इधर यही बात करते हैं, 3x = 2 = का निशान है, यहाँ पे भी = का निशान है, और यहाँ पे भी क्या है, = का निशान है, इसलिए ये सब क्या है, इक्वेशन है। और आगे बात करूँ 5x, 2x + 3, 3x - 2, ये सभी क्या है, एक्सप्रेशन है। अब आगे बात करते हैं रेखीय समीकरण की, कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, किस प्रकार के इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात, किसी भी चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो भी चर लिखे हुए हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए, सबकी 1 होनी चाहिए। यदि किसी भी चर की घात 1 से अधिक हो गई, अधिकतम का मतलब 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होती है, अपने लीनियर इक्वेशन होती है, रेखीय समीकरण होती है। लीनियर इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर इज 1 आर कॉल्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब क्या होता है, जो भी आपके वेरिएबल लिखा हुआ होता है उन सब की पावर क्या होती है, 1 होती है। किस प्रकार होती है देखते हैं, कौन सी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में नहीं रखेंगे उसकी बात करता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा 4x + 7 = 0। इनमें क्या है, जो x की पावर है वो 1 है, क्या है, 1 है, इसलिए क्या नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 4x² + x + 4 = 0। अब आप देखो कि इस x की पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर है 1, और इस x की पावर है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसलिए ये जो इक्वेशन लिखी मैंने आपको एग्जांपल में, ये क्या नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन में सारे जो वेरिएबल होते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर देख लो, यदि 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं। रेखीय समीकरण की बात की, अब बात करूंगा एक चर वाले रेखीय समीकरण की। मैं क्या बोलता हूं, ऐसे रेखीय समीकरण की शर्त को फॉलो करेंगे, कहने का मतलब चरों की घात हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और उनमें सारे चर क्या होंगे, एक ही प्रकार के उपयोग में आएंगे। तो अपने समीकरण क्या होगी, एक चर वाले रेखीय समीकरण कहलाएंगे। रेखीय समीकरण होने चाहिए, और उस समीकरण में सारे जो चर मान आते हैं, वेरिएबल आते हैं, वो क्या होने चाहिए, या तो x होने चाहिए, या y होने चाहिए, या z होने चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि
x आ गया तो उसी इक्वेशन में y आ रहा है। दो वेरिएबल कभी भी एक साथ आते हैं तो वो एक चर वाले रेखीय समीकरण नहीं होते, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होता। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन देखें, पॉलीमर्स in which the same type of variable is used are called polynomials in one variable. आगे बात करूं, यदि रेखीय समीकरण में केवल एक ही चर उपयोग में लिया जाए तो वो क्या होता है? रेखीय समीकरण एक चर में होता है, एक चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं। बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल किस प्रकार देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे कि ये लिया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा, इसमें जो वेरिएबल आ रहा है x एक ही है, कोई y नहीं है या कोई z नहीं है, इस x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? वन वेरिएबल की क्या है? इक्वेशन है। वन वेरिएबल की इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ? जो आपके x है उसकी वैल्यू क्या है? सॉरी, x की पावर क्या है? एक की 2 है, इसकी पावर है और इसकी पावर क्या है? वन। अब क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट एक बात देखो, इसमें जो वेरिएबल यूज आ रहा है, इधर भी क्या है? x है, इधर भी क्या है? x है। तो ये क्या है? वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, बट ये क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार के इक्वेशन आपके क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होंगे। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये क्या है? एक तरफ कौन आ रहा है? x वेरिएबल आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? y आ रहा है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में अपने पास क्या है? एक तो x है और एक क्या है? y है। ये दो प्रकार का वेरिएबल है, इसलिए हम इसे क्या नहीं बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो ये क्या नहीं होगी? आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। इक्वेशन है, बराबर का साइन है, इसका मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन है और सबकी पावर क्या है? y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इसलिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लीनियर इक्वेशन है। बट ये क्या नहीं है? वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो समझ में आया? और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, स्क्वायर वाली कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती, क्यूब वाली कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती। और वन वेरिएबल का मतलब, यदि इक्वेशन में x आया है तो पूरी इक्वेशन में सब जगह क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। यदि y आ रहा है तो पूरी इक्वेशन में y आना चाहिए। जहाँ पे भी x या y साथ में आया है या x y z आए हैं, वो सारी क्या है? वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। आगे देखो, आगे देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या क्या होते हैं। हम क्या करेंगे? जो भी आपकी इक्वेशन होगी, जैसे कि मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 2, सिंपल इक्वेशन लिखी है मैंने छोटी सी। इसमें हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे भी करके हमें जो ये दो मेथड दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लो आपके x की वैल्यू आई 2, मान लो आपके x की वैल्यू 2 आई, और यदि मैं इस x की वैल्यू को वापस क्या करता हूं?
इस इक्वेशन में रखता हूं, कहने का मतलब इस x की जगह मैंने वापस क्या रखा, 2 रखा, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये LHS और RHS को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी तो आपकी जो x की वैल्यू आई x = 2 वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, सही होगी। अब सॉल्व करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं कि क्या क्या यूज आता है इक्वेशन को सॉल्व करने में। दो तरह का मेथड है, एक है तुलनात्मक विधि, एक है पक्षांतरण विधि। इंग्लिश वालों के लिए कंपैरेटिव मेथड और ट्रांसपोर्ट मेथड। अब दोनों में होता क्या है वो बात करते हैं। तुलनात्मक विधि का मतलब होता है तुलना कर करके दोनों पक्षों में, दो पक्ष होते हैं इक्वेशन में, एक LHS होता है, एक RHS होता है, दोनों में तुलना करते हैं कि यदि राइट साइड में कोई वर्क किया है तो वैसा का वैसा वर्क हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी करना है। कहने का मतलब यदि मैं राइट साइड में 2 जोड़ता हूं तो लेफ्ट साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट मेथड अलग है थोड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही ये तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मेथड यूज लेते हैं, बाकी टाइम हम क्या करते हैं, पक्षांतरण या ट्रांसपोज मेथड यूज में लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। यदि आपने ये मेथड सीख लिया तो कोई भी इक्वेशन हो, कैसी भी लीनियर इक्वेशन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करूं इक्वेशन के कुछ गुणों की, कि इक्वेशन किस प्रकार की होती है, क्या क्या उसके अंदर गुण होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। कोई एक इक्वेशन लेके देखता हूं, 2x + 7 = 7। ये क्या किया, मैंने एक इक्वेशन ली। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, बराबर के इधर वाला जो लेफ्ट साइड है, मेरी जो लेफ्ट साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड में है उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। अब बराबर में इक्वेशन इक्वल का निशान है तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब जब भी हम तुलनात्मक विधि का उपयोग करेंगे या कंपैरेटिव मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में सेम वर्क करेंगे। सेम वर्क का मतलब इधर मैंने पूरी इक्वेशन में, ये इधर मैंने क्या किया, 2x + 7 है और इधर क्या है अपना 7 है, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। यदि मैं इधर अपने x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को ऐड करता हूं, मान लो मैंने इधर क्या किया, 2 को ऐड किया, तो अब क्या हुआ, अपने इक्वेशन का बैलेंस है वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। 2 ऐड करने से इसकी वैल्यू अलग आएगी और ये 7 अलग हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें भी 2 को ऐड कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम वर्क किया। इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, वापस इक्वल हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, कुछ घटाना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए मैंने इसमें से 3 माइनस किया या 3 कम किया, तो इधर भी क्या करूँगा, सेम वर्क, इधर भी क्या करूँगा, 3 को कम करूँगा। ऐसे ही यदि डिवाइड देना है तो सेम डिवाइड देंगे दोनों में, और मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से तो दोनों में सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों करते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं जो कॉमन अपने डेली लाइफ में यूज आता है, उसके लिए पर्पस से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार इस मेथड का उपयोग करते हैं। आपने तराजू देखा होगा, आपने तराजू देखा होगा, इधर आपके 2 किलो का सामान रखा हुआ है और इधर भी 2 किलो का सामान रखा हुआ है, तो क्या होगा, तराजू का बैलेंस बराबर रहेगा। ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड।
तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर है और ये सुई होती है जो कांटे की वो बराबर होगी। ये इस प्रकार का कांटा आजकल के ज़माने में देखने को बहुत कम मिलता है। किसके पास मिलेगा वो भी बता देता हूँ। जो कबाड़ी वाले होते हैं उनके पास इस प्रकार का कांटा मिलेगा। सामान तोलने के लिए एक तरफ तो बाट रखते हैं और दूसरी तरफ आपकी रद्दी या लोहे के सामान रखते हैं और दोनों को इक्वल करते हैं। अब क्या होता है, इक्वल करने के लिए 2 किलो के बाट रखे और इधर क्या करते हैं, सामान डालते रहते हैं। पहले उन्होंने कुछ पेपर डाले जो मान लो 1 किलो और 500 ग्राम के हुए, 1 किलो 500 ग्राम के हुए, तो क्या होगा, ये पलड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा, ये क्या होगा, ये पलड़ा थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये पलड़ा झुक के नीचे आ जाएगा, आ गया, और ये सुई इधर बारी वाले निशान की तरफ चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपके जो लेफ्ट साइड थी वो ज़्यादा भारी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वजन कम है। क्यों कम है? इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर भी ऐड करता हूँ। इधर क्या ऐड किया, और 500 ग्राम थोड़े पेपर और डाले और क्या किया, इनको इक्वल कर दिया और ये अपने प्रॉपर बैलेंस पे आ गए। तो वैसे ही क्या करते हैं हम अपने इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये अपने पास क्या है, अपनी इक्वेशन के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 7 इधर रखा, ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करते ही ये जो साइड है अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाएगी, झुक के नीचे आ जाएगी और ये 7 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब अपनी इक्वेशन का बैलेंस अनबैलेंस हो गया। अब इसे वापस बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें भी 2 को ऐड कर दूंगा। कहने का मतलब इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना है तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। किसके लिए, कंपैरेटिव मेथड के लिए। आगे बात करूं, यदि मैंने 2 रिड्यूस किया तो ये पलड़ा ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा। वापस इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से भी मैं क्या करूंगा, 2 को माइनस करूंगा। अब किस प्रकार माइनस और प्लस करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 7। एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x + 7 = 2। मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालता हूं। किससे, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड से। तो मैं क्या करता हूं, पहले अपने x की वैल्यू के लिए जो x के साथ में नंबर वैल्यू है, यदि प्लस में है, यदि +7 लिखा हुआ है तो उधर क्या करूंगा, -7 करूंगा, या फिर +5 लिखा हुआ है तो उधर -5 करूंगा। इधर -5 करने के लिए, बैलेंस बराबर रखने के लिए राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे, देखो क्या करूंगा, लिखूंगा रिड्यूस 7 बोथ साइड। क्या किया मैंने, दोनों तरफ 7 को घटाया, कम किया, तो क्या हुआ, 2x + 7 पहले था और मैंने क्या कर दिया, इससे 7 कम किया, = 2 - 7 कर दिया। इधर +7, इधर -7 किया, तो इधर भी मैंने क्या किया, -7। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो मैंने डॉट डॉट से मार्क किया है, ये आपके पहले की इक्वेशन थी, ये वाली। इसमें मैंने क्या किया, -7 को क्या किया, रिड्यूस किया, -7 किया। तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वर्क किया वैसा का वैसा सेम वर्क मैंने क्या किया, इधर राइट हैंड साइड में भी किया। उसके लिए क्यों किया, ताकि अपने जो इक्वेशन की बैलेंस है वो अनबैलेंस ना हो, बैलेंस रहे। अब क्या करूंगा, ये वैल्यू क्या आएगा, देखो ये वर्क किया मैंने तो आ गया 2x + 7 - 7 = 2 - 7।
अब क्या हुआ, 2x प्लस -7 है, प्लस का 7 है और माइनस का 7 है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इधर इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 2 में से -7 करेंगे तो क्या होगा -5 की वैल्यू आएगी, तो ये हो गया -5। अब क्या होता है, ये माइनस की वैल्यू क्यों आए, इसके लिए मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। जब प्लस की वैल्यू छोटी होती है और माइनस की वैल्यू बड़ी होती है तो अपना आंसर या वैल्यू जो आती है वो हमेशा माइनस में आती है, इसलिए ये -5 आया। अब क्या हो जाएगा, जब जीरो को किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस वही वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2x -5 इज इक्वल टू -5। अब क्या हुआ, आपके ये 2x -5 है, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, इसमें 2 का डिवाइड देता हूं। जो 2 का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में दूंगा तो 2 का डिवाइड किधर दूंगा, राइट हैंड साइड में दूंगा। इक्वेशन बाय 2, ये क्या करूंगा, दोनों तरफ करूंगा, बोथ साइड वर्क करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, -5 अपॉन 2। तो ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, 2 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये क्या होगा अपने इसी फॉर्म में रहेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। ये क्या हो गया, -5 अपॉन 2। सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी और ये अपने क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, या तो ऐड करना है, यदि नीड हो तो ऐड करो, नीड हो तो माइनस करो, और यदि किसी नंबर को हटाना है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो डिवाइड करो, और यदि डिवाइड में है तो नंबर को मल्टीप्लाई करो। नंबर सेम ही होगा, यहाँ पे मैंने 7 को हटाना है तो 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, फिर आगे यहाँ पे वर्क किया, 2 को हटाना है तो क्या कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे इक्वेशंस आएंगे वैसे वैसे हम आगे वर्क करेंगे। सबसे पॉपुलर मेथड यही होता है, और हम क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कंपैरेटिव मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे चाहूँ तो ट्रांसपोज मेथड यूज ले सकता हूँ। अब बात करें कंपैरेटिव मेथड की, सॉरी ट्रांसपोज मेथड की। अब ट्रांसपोज मेथड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। पक्षांतरण विधि किस प्रकार यूज आता है, उसके लिए आप पहले एक साइन का सिस्टम समझ लो कि किस प्रकार अपने साइन चेंज होते हैं। ये टेबल है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। अपने पास प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। तो जब प्लस का कोई नंबर राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, और जब कोई माइनस की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस की हो जाती है। ऐसे ही मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड, और डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यदि मेरे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस +2 को x की वैल्यू निकालने के लिए +2 का क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू RHS की तरफ आएगी। तो क्या है, इसका साइन प्लस का है इसलिए ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x प्लस 2 का तो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 - 2। तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू -2।
तो क्या किया, ये प्लस की वैल्यू थी, ये कहाँ गई, माइनस में। अब एक बात और देखते हैं, मान लो ये वैल्यू किसकी होती, माइनस की होती, ये वैल्यू माइनस की होती तो क्या होता, 2x इज इक्वल टू क्या आता, ये माइनस की वैल्यू है पूरी, -2 है, तो -2 किसका हो जाता है, इस नियम से माइनस की वैल्यू किसकी होती है, प्लस की, और वैल्यू वही, तो ये क्या हो जाता है 2x इज इक्वल टू +2। तो ट्रांसपोज मेथड में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस की वैल्यू का माइनस, माइनस की वैल्यू का प्लस, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, और डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में। अब क्या होता है, ये वैल्यूज रिवर्सेबल है, कहने का मतलब मैं LHS से RHS में कोई भी वैल्यू ला सकता हूँ, और RHS से LHS में कोई भी वैल्यू ला सकता हूँ। ये मैं अपने इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी वैल्यू किधर से उठा के किधर लेके आऊँ। तो ये किस में होता है, ट्रांसपोज मेथड में होता है। दोनों में वर्क सेम होता है, चाहे कंपैरेटिव मेथड यूज़ करो चाहे ट्रांसपोज मेथड यूज़ करो, दोनों में अपने वर्क होता है वो सेम होता है, रिजल्टेंट सेम आएगा दोनों का। मैं क्या करता हूँ, आपको एक इक्वेशन दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन ली, कोई और ले लेते हैं, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन इधर भी यूज लूंगा, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। इधर मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, फर्स्ट मेथड तुलनात्मक कंपैरेटिव, और इधर लगाऊंगा पक्षांतरण ट्रांसपोज मेथड। इधर वर्क करूंगा तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के अलावा जो भी आपके स्टेप है, जो भी नंबर लिखे हुए हैं इसके अलावा, उसको क्या कर दो, रेड्यूस कर दो। प्लस है तो रेड्यूस कर दो, माइनस है तो ऐड कर दो दोनों तरफ, और डिवाइड में है तो गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और यदि मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किस प्रकार करेंगे देखो, तो मैं क्या करूंगा, रेड्यूस 7 बोथ साइड, तो क्या होगा, दोनों तरफ 3x + 7 - 7 इज इक्वल टू 0 - 7 हो जाएगा। सेम वर्क इधर करते हैं, कैसे करूंगा, 3x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, +7 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसे होगा, पक्षांतरण होगा, तो ये क्या होगा, 0 - 7 हो जाएगा। इसका क्या किया, इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो प्लस की वैल्यू थी, इधर आई तो माइनस की हो गई, यहां तक सॉल्व हो गया। तो ये क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -7। इधर भी क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -7। ये क्या हुआ, दोनों मेथड में सेकेंड स्टेप सेम आया। इसका मतलब दोनों मेथड एक ही तरह के हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, इसमें वैल्यू को रिड्यूस या ऐड करते हैं। अब क्या करूं, x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 3 है, इधर भी मल्टीप्लाई में 3 है। इधर क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई के 3 में मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो किस प्रकार करेंगे, 3x/3 इज इक्वल टू -7/3। सेम इधर करेंगे, ये क्या है, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, ये वैल्यू किस में है, मल्टीप्लाई में है। 3x × x। क्यों, जब कोई भी साइन नहीं होता नंबर और वेरिएबल के बीच में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो हिडन होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिखते नहीं है। पर इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अब बात करूं 3 × x, तो क्या होगा, ये 3 क्या है, इसके साथ गुणा में है। अब क्या करूंगा, इस 3 का मैं क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। तो गुणा को जब मैं पक्षांतरण करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो ये क्या हो गया, 3 इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, -7/3। तो इसका मतलब क्या है, -7/3। यही हुआ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7/3।
इधर भी क्या आया, 3 से 3 कैंसिल आउट और x की वैल्यू क्या आई, 7/-7/3। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मेथड और तुलनात्मक विधि दोनों का उपयोग करते हैं। चाहे इसका उपयोग करो चाहे इसका उपयोग करो, दोनों में आंसर सेम आना है। और एक ही क्वेश्चन में एक स्टेप में आप कंपैरेटिव मेथड यूज ले सकते हो और अगले स्टेप में ट्रांसपोज मेथड यूज ले सकते हो। सर